जब हमने रदरफोर्ड की लिमिटेशन पढ़ ली थी, अब कुछ हमने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रेलेवेंट चीज़ों को पढ़ना है। जैसे कि एक टर्म है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसका मतलब क्या है, देखो अगर सपोज हम किसी न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस कुछ ऐसे, ये एटम कुछ इस तरह का दिखता है कि बहुत सारा स्पेस तो एम्प्टी है और बीच में सेंटर में एक न्यूक्लियस। जब अल्फा पार्टिकल को हमने लॉन्च किया, मान लो कोई अल्फा पार्टिकल आया और ऐसे इसको हिट करना चाह रहा है, लेकिन कभी भी वो इसको फिजिकली कोलाइड नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, इस तरह से आएगा और शायद हो सकता है ऐसे डाइवर्ट हो जाए। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है एक ऐसा डिस्टेंस जहां तक वो पहुंच पाया, इससे क्लोज नहीं जा पाया। अगर मैं सेम वेलोसिटी से एक दूसरा अल्फा पार्टिकल लॉन्च करूं, वो ऐसे जाएगा इसकी तरफ, लेकिन हो सकता है यहां से वो थोड़ा सा ऐसे डाइवर्ट हो जाए। अगर एक अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सेंट्रली ऐसे जाएगा तो हो सकता है कि वो यहीं से ऐसे बाउंस बैक हो जाए। हो सकता है कि अल्फा पार्टिकल जब ऐसे आएगा तो वो इस तरह से पहुंचे, सेम देखो ये दूरी फिक्स है, ये दूरी फिक्स है। लॉजिक बताऊंगा कि दूरी फिक्स क्यों है। यहां पर इसकी तरफ आए और हो सकता है वो इस तरह से डाइवर्ट हो जाए। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब भी आप अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करोगे किसी भी न्यूक्लियस की तरफ, तो कभी भी फिजिकल कोलिजन नहीं होगा। मैं लिख देता हूं यहां पर, फिजिकल कोलिजन इज नॉट पॉसिबल। तो एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि क्या होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, फिर इस पे आएंगे दोबारा से। तो इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस up to which it is minimum distance from the nucleus up to which energetic alpha particle can travel towards nucleus before suffering scattering। तो इस डिस्टेंस को देखा जाता है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से कितना दूरी तक कोई अल्फा पार्टिकल सीधा उसकी तरफ आ पाया स्कैटर होने से पहले तक, तो उस डिस्टेंस को मैं बोलूंगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको जो डिनोट करेंगे हम, इसको आर नोट से डिनोट करेंगे, राइट। तो इसको अब कैलकुलेट करना सीखते हैं कि कैलकुलेट कैसे करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ अजम्पशंस लेकर चलेंगे हम यहां पर। देयर आर सम अजम्पशंस। सबसे पहली अजम्पशन तो यही होगी कि जो एटॉमिक न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा हैवी है। मैं लिख देता हूं यहां पर, एटॉमिक न्यूक्लियस इज वेरी हैवी एज कंपेयर टू alpha particle, so motion of nucleus can be disregarded। अब इसको एक बार मतलब समझो जरा कि अगर हम किसी भी गोल्ड के न्यूक्लियस की बात करें, अब गोल्ड के न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं और लेकिन सामने से क्या आ रहा है, सिर्फ 2He4। 2He4 का मतलब इसके पास 2 प्रोटॉन्स है, लेकिन सामने क्या बहुत सारे प्रोटॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं। तो अगर देखा जाए तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ दिस न्यूक्लियस। अगर दीवार पर एक बॉल को मैं हिट करूं, अगर मैं एक दीवार पर बॉल को हिट करूंगा और उनके बीच में कोलिजन हो रहा है, बेशक ये फिजिकल कोलिजन है, लेकिन मैं ये तो नहीं मान के चलता कि दीवार हिट होते ही क्या थोड़ी सी पीछे की तरफ खिसक गई। सेम वे में जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि सिर्फ जितना भी मोशन होगा, जितनी भी फाइनल वेलोसिटी होगी वो अल्फा पार्टिकल के पास ही होगी। अगर न्यूक्लियस यहां पर था तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं पर रहेगा, इसका कोई भी पीछे की तरफ कुछ भी इसका बैकवर्ड मोशन नहीं होगा। तो यहां पर पहली असम्पशन यही है कि यार जब भी अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करोगे न्यूक्लियस पर, तो न्यूक्लियस अपनी जगह से नहीं खिसक सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैसिव है एज कंपैरिजन टू अल्फा पार्टिकल। तो पहली असम्पशन तो ये है। दूसरी असम्पशन, इसको आप चाहो तो लिख लेना, ऐड कर लेना। दूसरी असम्पशन ये है कि बोथ
अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस बोथ आर कंसीडर्ड डायमेंशनलेस, दोनों के दोनों डायमेंशनलेस कंसीडर होगी। कहने का मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि वो सिलेंड्रिकल है, क्यूबिकल है, कुछ भी। मैं बोलूंगा कि दोनों के दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एक न्यूक्लियस का जो मैंने आपको साइज बताया था वो बताया था 10⁻⁻15 ऑर्डर का, और अल्फा पार्टिकल तो उससे भी छोटा होगा अगर हम उसका साइज कंपैरिजन करें। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि यार वी डोंट नो एग्जैक्ट शेप ऑफ न्यूक्लियस, वी जस्ट ओनली स्टडी कि दोनों के दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट और दो पॉइंट्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं बस। हाँ, इस पॉइंट का इस वाले पॉइंट से मास बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका मोशन हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये बातें लिखो, फिर इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो अब इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। इस बात को समझने की कोशिश करना कि हम यहां पर लॉजिक क्या लगा रहे हैं। मैं यहां पर लगाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर मैं आपको यह बोलूं कि कोई अल्फा पार्टिकल है और सामने की तरफ हाईली एनर्जेटिक वे में जा रहा है, तो अल्फा पार्टिकल के पास फिलहाल क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से समझना जरा इस चीज को। अल्फा पार्टिकल के पास फिलहाल क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे पता है कि अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है, अच्छा, लेकिन ये अल्फा पार्टिकल जा किसकी तरफ रहे? ये फोर्स ऑफ रिपल्शन को चीरता हुआ न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहा है। और आपको मैंने पढ़ाया था ये चीज कि जब भी किसी पार्टिकल को आप किसी दूसरे चार्ज के पास लेकर जाओगे तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ता है। थोड़ा सा याद दिलाता हूं आपको। मान लो यहां पर न्यूक्लियस है, इस बात को ऐसे समझो कि कोई अल्फा पार्टिकल को इसके क्लोज लेकर जा रहे हैं और यहां तक लेकर आना है अपने इस पॉइंट तक। तो मैंने ऐसे डिफाइन किया था, ये कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली बात है कि आप बहुत दूर से किसी पार्टिकल को एक फिक्स पॉइंट पर लेकर आ रहे हो। यानी कि जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल पास जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी लूज होते होते किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। बेसिकली यू आर डूइंग व्हाट? यू आर जस्ट bombarding alpha particle which is going very close to the nucleus and it is overcoming force of repulsion and one stage is reached when it come to this point और इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में। तो मैं ये लिखूंगा कि इस पूरी प्रोसेस में क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अगर हमने दो पार्टिकल सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कभी पढ़ा है तो शायद वो ये था, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? के क्यू बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था टू पार्टिकल के लिए? ये रहा, के Q1 Q2 बाई आर। अब यहां पर एक चीज डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि यहां पर Q1 का मतलब क्या है? Q1 का मतलब क्या है कि चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, और Q2 का मतलब क्या है? चार्ज ऑन न्यूक्लियस। एक चार्ज कौन सा? ये न्यूक्लियस वाला। एक चार्ज कौन सा? अल्फा पार्टिकल वाला। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं हाफ mv²। ये m किसका होगा? अल्फा पार्टिकल का। v किसकी होगी? अल्फा पार्टिकल की। तो हाफ m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर इट इज गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि k Q1 का मतलब हो गया ट्वाइस द मास ऑफ प्रोटॉन। अगर मैं प्रोटॉन की टर्म्स में लिखूं, नहीं 4 टाइम्स होगा ना, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि हमको ये पता है कि एक अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है? एक अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है कि 2He4, यानी कि इसका मास नंबर क्या हुआ? 4। इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 2। यानी कि इस पर जो चार्ज होगा अल्फा पार्टिकल वो ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन होगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन और 1 प्रोटॉन से डबल हो गया ये। और अगर मैं मास की बात करूं, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वो क्या होगा? 4 गुना। तो इसलिए हम लिखते हैं 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहां पर आ जाएगा 4mp अगर आप लिखना चाहो, और यहां पर क्या आ जाएगा दूसरी तरफ? मास नंबर z। अच्छा, इसको mp में क्यों कन्वर्ट करेंगे हम? इसको चार्ज की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो इसको लिखो अब ऐसे। पहले तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल और चार्ज ऑफ न्यूक्लियस को क्या लिख सकते हैं हम? z टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन। z क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि z रिप्रेजेंट्स व्हाट? एटॉमिक नंबर। अगर किसी न्यूक्लियस का चार्ज निकालना है तो यही होगा ना कि जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और नंबर ऑफ प्रोटॉन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन से। तो इसको मैं लिख रहा हूं z इंटू में क्या OP। यानी कि अगर मान लो ये सोडियम होता तो इसका क्या मतलब होता? 11। और क्या OP का मतलब क्या होता? 11
और एक प्रोटॉन का चार्ज से मल्टीप्लाई। अगर एल्यूमिनियम होता तो 13 एक चार्ज के प्रोटॉन से मल्टीप्लाई। अगर ये क्लोरीन होता तो 17 एक चार्ज प्रोटॉन से मल्टीप्लाई। तो इसलिए जो चार्ज और न्यूक्लियस है उसको मैं क्या लिख रहा हूँ, Z टाइम्स Qp अपॉन में R, और ये R कौन सा है, R0। यहां तक ही आ पाए ना अल्फा पार्टिकल, तो ये क्या होगा R0 यहां पर। अब मेरे को ये R0 कैलकुलेट करना है, तो R0 क्या बनेगा, देखिए R0 को ऊपर ले आओ तो ये बन रहा है कुछ ऐसे कि चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल को क्या लिखा जा सकता है, ट्वाइस चार्ज ऑन प्रोटॉन Z Qp एज इट इज। तो ये क्या बन जाएगा बाय डिफॉल्ट, Qp का स्क्वायर, यहां पर क्या आ जाएगा Z R0 ऊपर, यानी कि जो ये 2 था ये भी ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर लिख चुके नहीं, ये 2 ऊपर चला जाएगा यहां पर ऐसे, M अल्फा नीचे, या सीधा सीधा हम काइनेटिक एनर्जी को अगर नीचे लिख ले तब भी कुछ गलत नहीं होगा, लोग काइनेटिक एनर्जी नीचे लिख दी। तो अगर मुझे R0 को कैलकुलेट करना है तो R0 देखो क्या आ रहा है बेसिकली, R0 इज 4kz Qp स्क्वायर ओवर काइनेटिक एनर्जी। अगर आप एक बात को लॉजिकली समझो, अगर आप R0 को जीरो करना चाह रहे हो, अगर आप चाहते हो कि R0 जीरो हो जाए, जीरो कभी हो सकता है ये, जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, इन्फिनिटी। अगर दिस फैक्टर डिवाइड बाय इन्फिनिटी हो जाए तो R0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यानी कि अगर आपको अल्फा पार्टिकल को इन्फाइनाइट अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी दे दो, या आप ऐसा बोल दो कि इसकी वेलोसिटी को अगर आप इन्फाइनाइट कर दो, तभी ये किसको हिट कर सकता है, सिर्फ न्यूक्लियस को, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो मैं ये बता सकता हूं कि R0 की वैल्यू जीरो कब होगी, जब काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी हो जाएगी। तो R0 का जो फाइनल एक्सप्रेशन अपने पास बन रहा है वो क्या बन रहा है, 4 टाइम्स kz Qp का स्क्वायर ओवर काइनेटिक एनर्जी। तो आप यहां पर ये चीज प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किस वेलोसिटी से फायर किया जा रहा है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, बाकी सारे फैक्टर्स आपको पता है, आपको ये पता लग जाएगा कि कितना दूरी तक वो जा सकता है या कितना क्लोजली वो पहुंच सकता है न्यूक्लियस के। इसको नोट डाउन करो, फिर इस पर फर्दर चर्चा बाद में करते हैं। बच्चों इस रिजल्ट में ये चीज प्लीज करेक्ट कर लीजिए, ये जो हाफ mv स्क्वायर डायरेक्टली जब नीचे जाएगा तो यहाँ पर 2 फैक्टर एडिशन में नहीं आएगा, यहाँ पर एग्जैक्ट 2 रहेगा, या 4 लिखा गया था मुझसे, तो इसको आप रिजल्ट को ये बना लीजिए यहाँ पर, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। फॉर मेकिंग R0 इज इक्वल टू 0 योर वेलोसिटी शुड बी इनफाइनाइट और यू कैन से योर काइनेटिक एनर्जी शुड बी इनफाइनाइट, तभी ये बिल्कुल डायरेक्टली कोलाइड करेगा, अदरवाइज कभी कोलाइड नहीं करेगा। तो देयर इज वन मोर टर्म, इम्पैक्ट पैरामीटर। वट इज मीनिंग ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर, की इम्पैक्ट किस तरह का रहने वाला है ना। तो देखो सपोज ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है बच्चों, ऐसा न्यूक्लियस है, आप इसको आप ऐसा बोल दो कि मान लो ये एटम है और एटम के अंदर ये वाला न्यूक्लियस है, राइट। इस न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इमेजिनरी लाइन, जिसको मैं बोल रहा हूं सेंट्रल लाइन। इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब क्या है कि जहां से मैं मान लो कि इस लोकेशन से मैंने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करना है, अगर यहां से मैं कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चूज करूं और अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करूं, मान लो यहां से मैंने 1 नैनोमीटर ऊपर डिस्टेंस चूज किया, अब यहां से अगर मैं अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कर रहा हूं तो वो एक स्कैटर हो रहा है एक पर्टिकुलर एंगल पर, अगर आप ध्यान से देखो एक थीटा एंगल पर ऐसे स्कैटर हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको जीरो कर दूं, यानी कि मैं सिर्फ इस सेंट्रल लाइन के लॉन्ग अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करूं, तो वो हमेशा क्या होगा, टकरा के वैसे बाउंस बैक होकर आएगा। ये वो वाला पार्टिकल बन गया जो 12,000 अल्फा पार्टिकल में से कोई इक्वल होता था। इसको अगर मैं बहुत ज्यादा कर दूं, अगर यहां से मैं पार्टिकल को लॉन्च करूं सामने की तरफ, तो हो सकता है कि वो सीधा सीधा ही निकल जाए अल्फा पार्टिकल। यानी कि यहां से सेंट्रल लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कम या ज्यादा करना मेरी ट्रेजेक्टरी को डिसाइड कर रहा है कि ट्रेजेक्टरी किस तरह की रहने वाली अल्फा पार्टिकल की, ज्यादा स्कैटर होगा या कम स्कैटर होगा। इसलिए हमने इसको ये बोला कि इट इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, कि आप कहां से इनिशियल वेलोसिटी देना चाह रहे हो। इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, और कहा फ्रॉम सेंट्रल लाइन जॉइनिंग द न्यूक्लियस, सेंट्रल लाइन से कितना ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोगे और अल्फा पार्टिकल को फेंकोगे सामने की तरफ, राइट। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली क्या होगा, इंपैक्ट पैरामीटर। आप इसको चाहो तो ऊपर ले सकते हो, चाहो तो नीचे भी ले सकते हो, डजंट मैटर। लेकिन हाँ, अगर डी की वैल्यू जीरो हो गई, अगर डी की वैल्यू जीरो हो गई, यानी कि अगर इंपैक्ट पैरामीटर जीरो है, तो थीटा हमेशा क्या मिलना चाहिए आपको, 180 डिग्री, यानी कि हमेशा टकराकर बाउंस बैक होना चाहिए। इंपैक्ट पैरामीटर का सिग्निफिकेंस क्या है कि ये अपने को ट्रेजेक्टरी देगा अल्फा पार्टिकल की किस तरह की रहने वाली है, राइट। तो इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा तरीका है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका है d इज इक्वल टू, इसकी डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, बट इसकी डेरिवेशन कहीं ना कहीं क्लोजेस्ट अप्रोच से मिलती जुलती है। kz e स्क्वायर, ई का मतलब है चार्ज ऑन प्रोटॉन,
अपॉन में काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर जो फैक्टर जोड़ा गया वो जोड़ा गया कोट थीटा बाय 2। अब यहाँ पर साइन कोस और बाकी फैक्टर्स क्यों नहीं, सिर्फ कोटे क्यों है, क्योंकि यही पर्टिकुलर सिचुएशन इस बात को सेटिस्फाई कर रही है कि अगर डी की वैल्यू को मैं जीरो कर दूं, अगर मैं डी की वैल्यू को यहाँ पर जीरो कर दूं तो कोट थीटा बाय 2 जीरो, और यहाँ से अगर थीटा को निकाल लेंगे हम तो कुछ ऐसा निकलेगा। देखो कोट थीटा बाय 2 जीरो कब हो सकता है, ये कोट 90 डिग्री पर। अरे कोस 90 अपॉन में साइन 90 होगा ना, जीरो। कोस 90 क्या होता है, जीरो। कोस साइन 90 क्या होता है, 1। तो 0/1 यानी कि जीरो। तो यानी कि इस जीरो को मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे अगर मान लो डी को जीरो करना है तो कोट थीटा बाय 2 इज इक्वल टू जीरो। ये सारा फैक्टर देखो ऐसे इसको पुट करो ना, यहाँ पर पुट डी इज इक्वल टू जीरो। डी इज इक्वल टू जीरो पे चेक करो कि थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए। मुझे पता है कि डी इज इक्वल टू जीरो पर थीटा की वैल्यू 180 आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने डी को जीरो पुट करा, तो ये सारा का सारा फैक्टर जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई को जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या, जीरो इज इक्वल टू कोट थीटा बाय 2, इसको क्या लिख दूंगा मैं, कोट 90 डिग्री, और यहाँ पर क्या है कोट थीटा बाय 2। सोल्व करूंगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 180 डिग्री। यानी कि सिर्फ और सिर्फ कोट थीटा बाय 2 एक ऐसा वेक्टर था जो इस बात को सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर क्या जोड़ दिया, कोट थीटा बाय 2। साइन थीटा बाय 2 जोड़ूंगा तो ये रिजल्ट नहीं मिलेगा, टेन थीटा बाय 2 जोड़ूंगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला क्या ड्राइव किया हमने, के जेड स्क्वायर अपॉन में काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर फैक्टर जोड़ा कोट थीटा बाय 2। राइट, सो दिस इज द वे हाउ यू कैन कैलकुलेट लाइक स्कैटरिंग एंगल और इंपैक्ट पैरामीटर। इसको नोट डाउन कर लो यार। यहां पर एक टर्म को और डिफाइन किया जा सकता है, स्कैटरिंग एंगल। तो देखो यार स्कैटरिंग एंगल का मतलब क्या है। सपोज करो ये है हमारा न्यूक्लियस और ये है एटम। कोई भी अल्फा पार्टिकल अगर यहां तक पहुंच पाया, इसको मैं बोलता हूं क्या, आर नोट, और उसके बाद वो मान लो ऐसे इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गया ऐसे, तो मैं बोलूंगा वो एंगल जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन यानी कि ये और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बीच में बन रहा है यानी कि ये थीटा, तो इसको बोलता हूं मैं स्कैटरिंग एंगल। इसको भी हम डिफाइन करते हैं। अगर मान लो अल्फा पार्टिकल ऐसे आया, वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, तो मेरे लिए यही हुआ ना स्कैटरिंग एंगल। इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो, मैं बोल दूंगा कि भाई 60 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गया। अगर मान लो कोई अल्फा पार्टिकल ऐसे आकर ऐसे चला जाता, तो मैं यही देखता ना इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इस डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन के बीच के एंगल 90 डिग्री, मैं बोलता कि भाई स्कैटरिंग एंगल कितना 90 डिग्री। अगर वो बिल्कुल ऐसे चला जाता तो मैं तभी इस हॉरिजॉन्टल लाइन से इस लाइन को ड्रॉ करके देखता। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्कैटरिंग एंगल, आप बोल सकते हो एंगल बिटवीन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड लाइन ऑफ डिफ्लेक्शन इस लाइन ऑफ डिफ्लेक्शन और क्लोजेस्ट अप्रोच के बीच का जो एंगल है उसको बोलेंगे हम क्या, स्कैटरिंग एंगल। राइट, तो यानी कि ये जो मैंने थीटा यहां पर लिया था, इसको मैंने यही बोला था ना स्कैटरिंग एंगल। तो यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो, इस थीटा का मतलब क्या था, स्कैटरिंग एंगल, यानी कि 180 डिग्री की स्कैटरिंग, यानी कि ये टकरा कर जो वापस आ रहा है वो तभी मिल सकती है जब डी की वैल्यू 0। राइट, इसको लिख लो फिर आगे चलते हैं इससे। तो रदरफोर्ड मॉडल पढ़ने के बाद जो सबसे एडवांस मॉडल आया, जिसको बहुत टाइम तक फॉलो किया गया, इवन तक कि आज भी हम उसको शायद फॉलो करते हैं, वो है बोहर मॉडल ऑफ एटम। अब बोहर ने कई सारी चीज़ों का जवाब दिया यार जो रदरफोर्ड नहीं दे पाया। ठीक है, उसकी सबसे पहली जो पोस्टुलेट थी वो ये थी स्टेशनरी ऑर्बिट्स को लेकर। जैसे कि रदरफोर्ड ने बोला था कि यार इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड, बट उसने ऐसा कुछ नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो मतलब रिवॉल्व करने का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से एग्जैक्ट कितना होना चाहिए। और फिर वहां पर हमने एक ड्रॉबैक भी ढूंढा था कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो डेट मीन्स वो एक्सेलरेटेड चार्ज है। अगर एक्सेलरेटेड चार्ज है तो एनर्जी लूज करता करता वो क्या एक स्पाइरल पाथ फॉलो करता हुआ गिर जाना चाहिए। तो रदरफोर्ड ने ये बोला कि यार अगर हम किसी एटम को ध्यान से देखें ना, तो अगर ये एटम का न्यूक्लियस है तो उससे कुछ दूरी पर एक फिक्स एनर्जी लेवल तैयार है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी इस लेवल के एनर्जी की जितनी होगी तो इसमें रिवॉल्व कर पाएगा ऐसे। अगर इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, मतलब इससे थोड़ी सी कम होगी तो थोड़ा सा दूर रिवॉल्व कर रहा होगा, इससे थोड़ी सी और कम होगी तो थोड़ा सा और दूर रिवॉल्व कर रहा होगा, लेकिन कोई इन बिटवीन नहीं है। जैसे कि अगर मान लो कि यहां तक रिवॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए 10 जूल, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के पास है 15 जूल एनर्जी, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम तक एक्साइट होगा,
और फिर वापस इसी ऑर्बिट में आ जाएगा, और यहाँ के लिए एनर्जी चाहिए थी 20 जूल, तो ये इस ऑर्बिट में ऐसे दाखिल नहीं हो सकता जब तक इसकी एनर्जी 20 जूल ना हो जाए। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अबाउट स्पेशल स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम सकते हैं जिनका एनर्जी लेवल फिक्स है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विद फिक्स एनर्जी कैन रिवॉल्व इन दिस पर्टिकुलर ऑर्बिट। और जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को बढ़ाता जाऊंगा, यानी कि दूर जाता जाऊंगा, तो वहां मुझे समझ आएगा कि एनर्जी लेवल डिक्रीज हो रहा है। ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे खैर, राइट। तो उसने कंसेप्ट ये दिया कि यार इलेक्ट्रॉन्स का जो घूमना है ना न्यूक्लियस के अबाउट वो फिक्स है। जैसे कि उसने शेल्स का कंसेप्ट दिया बेसिकली, कि पहली शेल है मान लो के शेल, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं और एक फिक्स दूरी पर घूम सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो कहीं भी घूम रहे हैं। दूसरी शेल उसने बोली कि मान लो दूसरी शेल है के बाद एल, ठीक है, तो एल शेल थोड़ा सा और दूरी पर होगी, उसमें भी फिक्स नंबर 8 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ घूम सकते हैं, लेकिन उसका भी एक दूरी फिक्स है। अल्टीमेटली उसने जो कंसेप्ट दिया स्टेशनरी ऑर्बिट का, उसने ये बोला कि उन स्पेशल स्टेशनरी ऑर्बिट का जो नंबर फिक्स है एक एटम के अंदर, और जब भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एक बात हमेशा ट्रू रहेगी कि न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करना चाह रहा है अंदर की तरफ बाय फोर्स KZE/R², जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। E का मतलब हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ZE का मतलब हो गया चार्ज ऑन दिस न्यूक्लियस। तो उनके बीच में ये फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। अगर सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में है तो इट माइट बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। तो हमेशा घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए कंडीशन ट्रू रहेगी कि उसका सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, KZE²/r² के इक्वल। अब बात ये आती है कि यार क्या एक एटम के अंदर इन्फिनिट ऑर्बिट्स हो सकते हैं? ऑर्बिट का नंबर क्या है, मतलब हम कितने भी ऑर्बिट बना सकते हैं? अगर हाइड्रोजन जैसे छोटे एटम की बात करूं क्या उसके अंदर कितने भी ऑर्बिट्स हो सकते हैं? या मैं अगर गोल्ड जैसे बड़े एलिमेंट की बात करूं क्या उसके अंदर इन्फिनिट ऑर्बिट्स हो सकते हैं? जनरली हमको ये पढ़ाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जब भी जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जब भी वो एनर्जी बाहर से गेन करता है तो एक्साइट होकर किसी हायर ऑर्बिट में चला जाता है, यानी कि ऑलरेडी वो पहले से आउटर मोस्ट शेल के अंदर या आउटर मोस्ट लेवल के अंदर है। एनर्जी गेन करके अगर वो और ऊपर किसी ऑर्बिट में जाएगा तो इसका मतलब ऑर्बिट का नंबर तो अपने को पता ही नहीं है कि कितने ऑर्बिट दूर गया या कितने ऑर्बिट पास गया। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए उसने कंडीशन दी। उसने बोला कि ऐसा नहीं है कि आप कितने मर्जी स्टेशनरी ऑर्बिट बना दो। अब मान लो कि अगर इस क्लासरूम की भी बात करें, इस क्लासरूम में एक फिक्स नंबर ऑफ रोज आ सकती है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। इसमें इन्फिनिट रोज नहीं आ सकती क्योंकि इसका साइज फिक्स है यार, इसका साइज फिक्स है। तो उसमें एक स्पेशल नंबर ऑफ, मतलब हमने एक डिजाइनिंग कर रखी है कि एक बेंच के बीच में इतनी दूरी हो सकती है और मुझसे अगर मैं न्यूक्लियस हूं तो तुम एक पर्टिकुलर दूरी पर ही हो सकते हो। तो क्वांटम कंडीशन ये बोलती है कि यार स्टेशनरी ऑर्बिट वो होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करे तो उतने नंबर ऑफ ऑर्बिट प्रेजेंट ही नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। स्टेशनरी ऑर्बिट वो होंगे जहां पर एक इलेक्ट्रॉन का, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे तो अगर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसके पास लीनियर मोमेंटम ना होकर क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट जितना दूरी पर वो है न्यूक्लियस से। तो MVR यानी कि एंगुलर मोमेंटम अगर इंटीग्रल मल्टीपल आ जाए h/2π फैक्टर का, h का मतलब है प्लैंक कांस्टेंट। इसको मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं। देखो अभी मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव कराऊंगा वेलोसिटी निकालने का, रेडियस निकालने का, और मास आपको पहले से ही पता है। तो हम हर कंडीशन में ना MVR को कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास हमेशा मुझे पता होगा, वेलोसिटी में भी ड्राइव करना सिखाऊंगा आपको, इसके बाद एक्सप्रेशन आएगा, और रेडियस ऑफ ऑर्बिट में हम ड्राइव कर सकते हैं, वो भी इसका भी हमारे पास फॉर्मूला है। तो हम हमेशा MVR को कैलकुलेट करके क्या करेंगे, पहले ऑर्बिट के लिए चेक करेंगे NH/2π। मैं यहां पर क्या करूंगा, n को 1 पुट करूंगा। अगर राइट हैंड साइड की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो यानी कि पहला ऑर्बिट एग्जिस्ट करता है। उसके बाद मैं यहां पर जब 2 पुट करूंगा और सेकंड ऑर्बिट में सेकंड ऑर्बिट की रेडियस, सेकंड ऑर्बिट में वेलोसिटी और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुट करूंगा, अगर यहां पर भी दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ गई तो सेकंड ऑर्बिट भी उस एटम के अंदर एग्जिस्ट करता है। फिर मैं यहां पर 3 पुट करूंगा। जैसे ही मैं 3 पुट कर रहा हूं तो यहां पर थर्ड ऑर्बिट की रेडियस, थर्ड ऑर्बिट में वेलोसिटी और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा। अगर ये दोनों भी दोबारा से इक्वल आ गया यानी कि थर्ड ऑर्बिट भी एग्जिस्ट करते हैं। अब मुझे चेक करना है कि क्या 11वां ऑर्बिट एग्जिस्ट करता है, तो उस फॉर्मूले से मैं यहां पर रेडियस इन 11th ऑर्बिट चेक करूंगा, वेलोसिटी इन 11th ऑर्बिट चेक करूंगा और देखूंगा अगर न्यूमेरिकली इक्वल नहीं आ रही तो उसके अंदर 11वां ऑर्बिट एग्जिस्ट ही नहीं करता, खत्म। फिर मैं चेक करूंगा क्या 10वां ऑर्बिट एग्जिस्ट करता है, तो यही चीज यहां पर डालूंगा, ये चीज यहां पर डालूंगा। यानी कि जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहे उतने ऑर्बिट है, जहां पर सेटिस्फाई होना बंद है उतने ऑर्बिट नहीं है, राइट। तो इस तरह से इस कंडीशन ने, क्वांटम कंडीशन ने अपने को यह बताया कि यार एक फिक्स नंबर ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कहानियां गढ़ते रहो कि बहुत सारे ऑर्बिट्स है। तो यहां पर मैं ये भी लिख देता हूं
दिस कंडीशन लिमिट्स नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इनसाइड एटम। ये वो बातें हैं जो शायद आप केमिस्ट्री में नहीं पढ़कर आते, बट फिजिक्स में जब मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो हम ये चीजें डिटेल में पढ़ते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, mvr इज इक्वल टू NH/2π। अब आपके माइंड में ये भी चीज आ सकती है कि ये फॉर्मूला बनाई कैसे, तो इसका डेरिवेशन भी हमारे पास है, मैं डेरिवेशन भी करवाता हूँ इसका आपको। इसको हम ड्राइव करना भी सीखते हैं अभी, ठीक है। हम कोई रट्टेबाजी नहीं मरवाएंगे आपको, फॉर्मूला याद कर लो, इसका हम डेरिवेशन देंगे आपको कि mvr इज इक्वल टू NH/2π का सिर पैर है क्या एक्चुअल में, बना कैसे ही है, तो इसको भी प्लीज नोट डाउन कर लो। तो अगर हम इसका प्रूफ देखें बच्चों कि प्रूफ कैसे हो सकता है, तो देखो मान लो कि ये न्यूक्लियस है यहां पर और इलेक्ट्रॉन कहीं दूर रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, मतलब ऑर्बिट के अंदर है, ठीक है। ये यहां पर किसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब यहां पर ना मुझे एक चीज समझनी है, मैंने ये चीज समझनी है कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, मूविंग इलेक्ट्रॉन एसोसिएट अ वेव विद इट। ये हमने कब पढ़ा था कि कोई मूविंग पार्टिकल अपने साथ वेव एसोसिएट करता है, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग। तो एक मूविंग पार्टिकल अपने साथ वेव एसोसिएट करता है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर मूविंग इलेक्ट्रॉन एसोसिएट अ वेव विद इट, जो कि क्या लैम्डा है। अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रॉन यानी कि ऐसे मूव कर रहे हैं अपने साथ, अगर वेव बना रहे हैं तो उसके बाद ऐसे वेव बन रही है, इस तरह से कुछ इस तरह से मतलब वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहे हैं। तो वन रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करना है उसने, 2πr, और मान लो ये किसी nth ऑर्बिट की रेडियस है, तो इसको मैं rn बोल रहा हूं ना कि r1, तो इट विल बी वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2πrn। अब इस टोटल डिस्टेंस में उसने कितनी वेवलेंथ बनाई, मेरे ख्याल से उसने n वेवलेंथ बनाई। हम कैलकुलेट तो कर नहीं पाएंगे, वो घूम रहा है, कितनी वेवलेंथ बन रही है 1 2, मतलब अगर आप यहां पर क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस देखो 1 2 3 4 5 6, कई वेवलेंथ बन सकती है। तो मैं ये बात बोल सकता हूं यहां पर कि जो 2πrn है वो किसके इक्वल होगा, n टाइम्स ऑफ लैम्डा, कि इन n लैम्डा के अंदर ये 2πrn कवर हो रहा है, इसको बोला जा सकता है ऐसे। अब हमने एक और चीज सीखी थी कि इस लैम्डा को अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, इस लैम्डा को क्या लिखा जा सकता है, प्लैंक कांस्टेंट अपॉन में मोमेंटम। अभी रिसेंटली पढ़ा था हमने मॉडर्न फिजिक्स में कि इस लैम्डा को लिखा जा सकता है h अपॉन में mv। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या आ रहा है, 2πrn इज इक्वल टू n h/mv। इस 2π को अगर मैं नीचे ले जाऊं और mv को ऊपर ले जाऊं तो क्या बन रहा है यहां पर, mvr इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू nh अपॉन में 2π। यानी कि बात तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इसका तो सिर पैर है वाकई में कि ये बनी कैसे कंडीशन, ऐसे बनी है कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो किसके इक्वल होगा, NH/2π। अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट होता तो मैं यहां पर क्या लिखता, mvr1 सिर्फ h/2π। अगर थर्ड ऑर्बिट होता तो मैं क्या लिखता, mv रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट 3h/2π। तो यानी कि ये कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है अगर वो एक ऑर्बिट के अंदर है, अगर ऑर्बिट के अंदर नहीं होगा तो डेट मींस ये फुलफिल हो ही नहीं सकती, राइट। तो इसको नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस तरह से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और दोस्तों को जरूर बताओ कि आप सिलेबस अपना कर सकते हो। अभिजीत खुश हो रहे हैं।